कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हमने पढ़ लिया था। नाउ हम समझेंगे व्हाट इज़ अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। और इस वीडियो में भी वी विल अंडरस्टैंड 3 सेक्शंस, सेक्शन 4, सेक्शन अपना 19, सेक्शन 27। तो ये 3 सेक्शन समझ के हम कुछ हद तक समझ जाएंगे कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का क्या मतलब है और उसको डील करने का क्या प्रोसेस है, और कंपटीशन कमीशन जो होती है वो इसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या एक्शन ले सकती है, क्या क्या ऑर्डर्स पास कर सकती है। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। उसमें हमने सेक्शन 3, सेक्शन 19 और सेक्शन 27 समझे थे। तो इसी सीरीज़ में हम सेक्शन 4, 19 और 27 समझेंगे। दूसरी बात है कि डोमिनेंट पोजीशन वर्ड यूज़ है, इसके अंदर ध्यान रखना डोमिनेंस वर्ड यूज़ नहीं है। तो आई विल यूज़ द अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। देखिए मार्केट में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल की बात करूं, तो इफ़ यू आर हैविंग सम डोमिनेंट पोजीशन, अगर आप हिंदी में बोलो तो आपका प्रभुत्व है, आपकी हेजीमनी है, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाउएवर इफ़ यू मिस यूज सच डोमिनेंट पोजीशन, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड एज अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अगर आपको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी हैं तो आप उसको नैतिकता से यूज़ कीजिए, मॉरल वैल्यूज़ भी ध्यान रखिए अपनी, और जो छोटी मछलियाँ हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके आईपीसी और बीएनएस के अंदर जाऊँ, तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप ऐसे सुनना, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है। तो वहाँ पे हम जब ऑफेंस की बात करते हैं और एबेटमेंट की बात करते हैं, तो एबेटमेंट ऑफ ऑफेंस अगर आप करते हैं वो ऑफेंस होता है, सिंपल एबेटमेंट ऑफेंस नहीं होता। मैं आपको प्रोत्साहन दे रहा हूँ, आपको मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ कि जाओ भाई मेहनत करो और फर्स्ट रैंक लाओ, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ समथिंग, नॉट लिटरली बट दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एबेटमेंट या इंस्टिगेशन करना, किसी को उकसाना। अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए उकसा रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाउएवर इफ़ यू आर abetting someone for committing an offense, that is a problem. Similar way, having dominant position is not a problem, but if you are abusing such dominant position, that is a problem. तो देखो यहाँ पे लिखा है नो एंटरप्राइज और ग्रुप शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। एक्सप्रेसली लिखती है यहाँ पे कि कोई भी एंटरप्राइज या ग्रुप कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करेगा। देखिए सिंपल एंटरप्राइज मतलब सेक्शन 2H मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। 2H के अंदर डेफिनेशन है इसकी। और ग्रुप मतलब ये होता है कि एक उसका एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया। जैसे एंटरप्राइज एग्जांपल सपोज करो टाटा स्टील है, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज है, और ग्रुप मतलब टाटा कंपनी एंड सन्स, उसके अंदर जितनी भी कंपनीज आ रही हैं वो सब ग्रुप का पार्ट हो गई। ठीक है, तो नो एंटरप्राइज और ग्रुप शैल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। अब सवाल आता है डोमिनेंट पोजीशन मतलब क्या होता है। देखिए अगर आप इसको आम भाषा में समझें तो डोमिनेंट पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पे आप कुछ भी करें उससे लोगों को फ़र्क पड़ेगा, लोग कुछ भी करें उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डोमिनेंट पोजीशन मीन्स अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ enjoyed by an enterprise in the relevant market in India, which enables it to operate independently of competitive force prevailing in the market, affects its competitor or consumer or the relevant market in favor। मतलब वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकता है, मार्केट में कितने भी कॉम्पिटिटिव फोर्स हो, और अफेक्ट्स इट्स कॉम्पिटिटर्स ऑन द रिलेवेंट मार्केट इन इट्स फेवर। मतलब खुद कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन उसके करने से दूसरों को फ़र्क पड़ना है। तो वही बात लिखी है यहाँ पे। देखिए रेलेवेंट मार्केट जो है ये छोटा सा एक डेफिनेशन में ध्यान रखना। 2R में रेलेवेंट मार्केट डिफाइंड है, 2S 2T 3 डेफिनेशन क्लॉज है, इनको ध्यान रखना अच्छे से। R में डिफाइंड है रेलेवेंट मार्केट, S में डिफाइंड है रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट, और T में है रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। क्या होता है कि रेलेवेंट मार्केट को कंसिडर करती है कंपटीशन कमीशन, जब उनको चेक करना होता है, कोई इंक्वायरी करनी होती है कि क्या सच में अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ है नहीं हुआ है। तो वो देखती है कि क्या कंज्यूमर के पास कोई ऑल्टरनेट था नहीं था, क्या कंज्यूमर कोई सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकता था नहीं है, कर सकता है नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो ऐसे ही उनको किसी कंटेक्स्ट में दिखना पड़ता है ना, तो उसी को हम रेलेवेंट मार्केट बोलते हैं।
तो रेलेवेंट मार्केट के अंदर दो सबसेट्स होते हैं, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट। तो डेफिनेशन क्लॉज है, वी विल रीड इट सिंपल, वी विल रीड इट इन द, अभी कर लेंगे, आप बाद में रीड कर लेंगे। फिलहाल के लिए हमें मेन चीज़ ये समझनी है कि क्या होता है डोमिनेंट पोजीशन, क्या होगा। इसे हम समझेंगे अच्छे से तो हमें याद करने में इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा सेक्शंस को। अगर हम सिंपल उसको रटना लगेंगे तो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ठीक है भाई, ये हो गया अपना कि क्या होता है डोमिनेंट पोजीशन। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर आगे बढ़ते हैं। देयर शैल बी एन अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इन्होंने बोला है कि कब माना जाएगा डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ हुआ है। हमने समझ लिया डोमिनेंट पोजीशन होती क्या है, लेकिन उसका अब्यूज़ कब माना जाएगा। व्हेन यू इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स। कुछ परचेज या गुड्स के सेल में आप कोई अनफेयर कंडीशंस लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप सपोज़ करो मेरा मिल्क की फैक्ट्री है, मेरी दूध की फैक्ट्री है, मेरी मार्केट में बहुत डोमिनेंट पोजीशन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको मिल्क ख़रीदना है मेरा साथ, तो आपको साथ में एक बोतल भी ख़रीदनी पड़ेगी। तो ऐसी अनफेयर मैं कंडीशंस लगा रहा हूँ भाई, सब प्रॉब्लम किसको होगी, कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम होगी। और प्रीएम्बल क्या बोलता है हमारा इसका, कि इकोनॉमी हमारी कंपटीशन मार्केट में बना रहना चाहिए, और इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए अगेन दिस सेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। और इम्पोज डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस इंक्लूडिंग प्रेडेटरी प्राइसिंग। सपोज़ करो कोई कंपनी है, उसकी डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, और वो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस से भी कम में सेल कर देती है, उसको हम प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं सब उस तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जियो ने जब अपना इंटरनेट फ्री में दिया था, तो सारे कंज्यूमर्स थे ना जियो का सिम कार्ड खरीद रहे थे। तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग। हाउएवर इसमें डिसीजन कुछ और था कंपटीशन कमीशन का। कमीशन ने हेल्ड किया था कि जियो इज़ नॉट अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। तो वो भी एक बात है। लेकिन प्रेडेटरी प्राइसिंग हम समझ सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस से भी कम में सेल करना। वो जियो वाले के फैक्ट्स थोड़े और भी अलग हो गए थे, तो बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा हेल्ड किया था कि जियो इज़ नॉट अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। पर उसमें ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि हम प्रेडेटरी प्राइसिंग को समझ सकें। और देखो यहाँ पे लिखा डिफाइंड भी, प्रेडेटरी प्राइसिंग मीन्स सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज़ बिलो द कॉस्ट with a view to reduce competition और eliminate the competitors। ठीक है भाई, इतना समझना। ये हमने समझा डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है, और ये हमने समझा कि क्या कब हो गया अब डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने समझा, ये हमने समझा। अब हम आते हैं जो मैंने दूसरा सेक्शन बोला था, सेक्शन 19। ये अपना सेक्शन 19 है, विच सेज इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। इसका ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं इंक्वायरी इनटू डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। देखो यहाँ पे लिखा है द कमीशन 19(4) है, इसको ध्यान रखना। द कमीशन शैल वाइल इंक्वायरिंग और वेदर एन एंटरप्राइज इंजॉयज अ डोमिनेंट पोजीशन और नॉट हैव ड्यू रिगार्ड टू ऑल ऑफ द फैक्टर्स। कमीशन को देखना है कि भाई हमें कमीशन के पास कोई कंप्लेंट आई, कंप्लेंट वो सो मोटो भी ले सकते हैं। ये लिखा रिसिप्ट ऑफ एन इन्फॉर्मेशन और सेंड बाय, देखो रेफरेंस टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कमीशन में इंक्वायर इनटू एलिज कॉन्ट्रवेशन ऑन इट्स ओन मोशन, तो खुद से कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन बन सकता है। ऑन इट्स ओन मोशन और इवन बाई एनी इन्फॉर्मेशन, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के थ्रू भी आ सकता है, उसमें आपको फीस भी देनी पड़ती है। और बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है क्वेश्चन तो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से भी आ सकता है रेफरेंस के थ्रू। और एक प्रोवाइजो है, अब हम पढ़ रहे हैं तो उसको भी पूरा पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट कमीशन शैल नॉट एंटरटेन एन इन्फॉर्मेशन और रेफरेंस अनलेस इट इज़ फाइल्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कॉल। वही पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 years है, बस इतना ध्यान रखना। सो मोटो तो उसमें लिमिटेशन है नहीं, लेकिन अगर किसी के थ्रू आ रहा है, प्राइवेट पर्सन या कंप्लेंट के थ्रू आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन के थ्रू आ रहा है या रेफरेंस के थ्रू आ रहा है, तो 3 years है।
ये भी पढ़ लेते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन्फॉर्मेशन मे बी एंटरटेन आफ्टर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट प्रोवाइडर, अगर सफी वही कंडोनेशन ऑफ डिले भी है इसमें, जैसे लिमिटेशन एक्ट में होता है, सेक्शन 5 में होता है एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, तो इसी तरह से इसमें भी है। ठीक है, वापस आते हैं हम। कमीशन शैल इंक्वायर वेदर एन एंटरप्राइज इंजॉयज आर डोमिनेंट पोजीशन और नॉट। क्या क्या कंसिडर करेंगे, बहुत लॉजिकल चीज़ है। मार्केट शेयर कितना है उसका, उस कंपनी का साइज़ कितना है, उस एंटरप्राइज के रिसोर्सेज कितने हैं, कॉम्पिटिटर्स पे कॉम्पिटिटर्स जो है उनका साइज़ क्या है, जिन पे फ़र्क पड़ने वाला है या पड़ रहा है, इकोनॉमिक पावर क्या है, और सर्विस नेटवर्क क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस क्या है, कंज्यूमर पे कितना डिपेंडेंट है, कंज्यूमर उस पर कितना डिपेंडेंट है, मोनोपोली क्या है, वेदर एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट बाय मोनोपोली, जो उसको पास आई है, जो उस पर उसको जो डोमिनेंट पोजीशन मिली है वो लॉ के थ्रू मिली है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर है, जैसे होता है ना कि रेलवेज है, प्राइवेट सेक्टर है। तो एंट्री बैरियर्स इंक्लूडिंग बैरियर्स आर सच एज रेगुलेटरी बैरियर्स, फाइनेंशियल रिस्क, हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ एंट्री, मार्केट एंट्री बैरियर्स, टेक्निकल एंट्री बैरियर्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल, हाई कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेबल गुड्स और सर्विसेज, काउंटर विलिंग बाइंग पावर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, साइज ऑफ मार्केट क्या है, सोशल ऑब्लिगेशंस क्या है, सोशल कॉस्ट क्या है, relative advantage by way of contribution to economic development by enterprise enjoying a dominant position having an appreciable effect, adverse effect on competition, any other factor। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ हमें समझा रखे हैं। तो ये ध्यान ये इसलिए बताया क्योंकि कमीशन क्या किया, फैक्टर्स कंसिडर करेगी, तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो ये सब एक बार इसकी आप खुद से, मैंने यहाँ पे पढ़ दिया है, बाकी रिवाइज जब आप करें तो खुद से 2-3 बार इसको रीड कर लें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 19 सबसेक्शन 4। और एक चीज़ और है, वेदर ए मार्केट कॉन्स्टिट्यूट रेलेवेंट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द कमीशन शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। मैंने ऊपर बताया था ये कौन कौन सेक्शन है डेफिनेशन में। देखो, RSP रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट, और टी में रेलेवेंट प्रोडक्ट RPM। जैसे गाड़ी का होता है ना RPM, ऐसे ही लास्ट में आ गया अपना टी में RPM। और सेम वही रेलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट कंसिडर करने वक्त क्या क्या फैक्टर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या हैं, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, सप्लाईज, characters of goods of nature, cost associated with switching supply, relevant RPM डिसाइड करने में क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्राइस ऑफ गुड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर्स, इंक्लूजन्स ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स क्या हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एंड यूज़र ऑफ गुड्स कौन कौन है। तो ये है, जस्ट यहाँ में बस सिंपल रीडिंग करनी है, मैंने कर दिया है यहाँ पे, जहाँ समझना है वहाँ पे हम समझा देंगे, जब वहाँ पे हमने समझाने की कोशिश करी है। ठीक है भाई, और नहीं, अब एक सेक्शन और बचा अपना, कौन सा, 27, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऑर्डर्स बाय कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू एग्रीमेंट्स, ये हमने कर लिया था, और अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब ऑर्डर्स है क्या पास करेगी, अब भाई ऐसी चीज़ हुई है तो कुछ तो करेंगे ना उसको ख़त्म करने के लिए, तो यही है, सर्टन ऑर्डर्स पास कर सकती है वो, वेयर आफ्टर इंक्वायरी एंड कमीशन फाइंड दैट एनी एग्रीमेंट इज एंटरप्राइज और if an enterprise is in a dominant position in contravention of section 4, it may pass following orders: direct that such abuse of dominance should discontinue, ठीक है, उसको ख़त्म करो आप, impose penalty, वो ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, फैक्चुअल है ना, 10% लास्ट 3 ईयर्स के, और अगर प्रोवाइडेड दैट इन अ केस ऑफ एन एग्रीमेंट रेफर्ड इनटू 3, चलो अभी ये तो अपना एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट वाला बात हो गया, और डायरेक्ट द एंटरप्राइज टू अबाइड बाय सच अदर ऑर्डर्स, पास एनी अदर ऑर्डर्स इट डीम्स फिट। तो यही है बस जो हमने समझा, ये है, और सिंपल लगा हुआ पढ़ने में भी है, तो ये फॉलोइंग, ये जरूर रीडिंग कर लेना बस एक बार। 10% वाली बात याद रखनी है अपने को, कार्टल्स वाला पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का ये मैंने पहले भी शायद बोला था ये,
तो जो इम्पोर्टेंट है अभी हमने समझ लिया क्या क्या, 4, 19, 4, 27 और डेफिनेशन में 2RST। आर में क्या है, रिलेवेंट मार्केट, एस में क्या है, रिलेवेंट जोग्राफिकल मार्केट, टी में क्या है, RPM, 4 में एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, 19 4 में फैक्टर्स, 27 में ऑर्डर्स। सो दैट्स इट। कुछ भी डाउट हो तो काइंडली कमेंट।